हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत की जो राजनीति थी और यहाँ का प्रशासन। तो हम जानते हैं जो यहाँ का शासन था, इसको नीचे से ऊपर तक विकेंद्रीकृत किया गया था। जैसे ये केंद्रीय प्रशासन आता, उसके नीचे इक्ता व्यवस्था, ये प्रांत आते थे, और उसके नीचे सिख बोलते थे जिसे जिला, उसके नीचे परगना और उसके नीचे गांव। केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं तो केंद्र में सुल्तान बैठता था, यही एक सर्वोच्च था। न्याय का प्रशासन, और बात करें सेना की तो सबका ये सर्वे सर्वा होता था। यहाँ पे प्रमुख विभाग थे और इसमें मंत्री रहते थे, जैसे दीवान वजारत विभाग, वित्त विभाग कहा जाता था। दीवान अर्ज सैन्य विभाग, बलबन ने बनाया। दीवान रसालत विदेश विभाग। दीवान हिंसा पत्राचार विभाग। एकता व्यवस्था की हम बात करते हैं तो एकता एक प्रांत या भूमि के टुकड़े को कहा जाता था। यहाँ पे एकतागार या एकतादार बैठता था, इसको हम गवर्नर भी बोल सकते हैं। ये एक प्रांत और पुरान मतलब एक भूमि के टुकड़े को भी एकता कहा जाता है, और ये गवर्नर को आवंटित भूमि होती थी। इस पे जो गवर्नर था वो सेना बनाता था और रखता था। दूसरा, वहाँ से राजस्व भी वसूलता था। तीसरा, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देता था। और चौथा ये है कि जो शेष जो भी बचता था उसके पास, वो सब राज्य के खजाने में जमा हो जाता। बात करें सिख जिले में हेड, जैसे आज के समय में डीएम होता, उस टाइम पे सिकदार होता था। बात करें परगना, ये इस टाइम के ब्लॉक के बराबर था। तो यहाँ पे दो अधिकारी होते थे, जिसको अमील बोलते थे। अमील प्रशासन संभालता था और परगने का, और ये मुंसिफ राजस्व का कार्य संभालता था। सबसे निचले लेवल पर गांव आता है। गांव में पटवारी होता था जो भूमि का रिकॉर्ड वगैरह रखता था, और दूसरा चौधरी होता था जो राजस्व वसूलता था। ये दिल्ली सल्तनत की यदि हम राजनीति की बात करें तो एक केंद्रीकृत निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ की न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे हिंदू भी थे और मुस्लिम भी। हिंदू की हम बात करें, हिंदू में धर्मशास्त्र, पुराण और स्मृति, इनके अनुसार न्याय होता था जो पंडित लोग करते थे। मुस्लिम की बात करें तो यहाँ पर काजी, मौलवी न्याय करते थे। तो न्याय ये मुस्लिम कानून व्यवस्था जो थी, इसको हम चार भागों में बांटते हैं। ये आ गया आपका न्याय प्रशासन। पहला है शरिया। शरिया का मतलब था कि जो कुरान है मुस्लिमों की, उसके आधार पर जो उसमें नियम दिए गए हैं, उसके आधार पर सजा सुनाना या न्याय करना। दूसरा है हदीस, जो मोहम्मद साहब से जुड़ी जो परंपराएं थी, उनके अनुसार न्याय करना। तीसरा इज्मा, यानी जो भी एक समुदाय है गांव का, जो भी समुदाय डिसाइड निर्णय करेगा, उसी के आधार पर न्याय करना। और कियास का मतलब है, यदि कुछ लोगों ने उस दृश्य को देखा है तो उसके आधार पर न्याय करना। ये हो गया आपका न्याय व्यवस्था। आगे बात करते हैं सल्तनत कालीन भू राजस्व व्यवस्था की। तो राजस्व के तरीके क्या है? पहला है आपका बटाई। और बटाई में तीन तरीके की थी बटाई। एक थी खेत बटाई। खेत बटाई में क्या होता था, जैसे ही फसल पक के तैयार हुई, वो खड़ी फसल का डायरेक्ट बंटवारा कर दिया जाता था। ठीक है। दूसरा आता है लंक बटाई। और लंक बटाई में फसल काटने के बाद फसल काट ली जाती थी, लेकिन भूसा साफ नहीं किया जाता था, और बिना भूसा साफ किए ही सफाई फसल का बंटवारा हो जाता था। तीसरा था रास बटाई। ये भूसा साफ करके जो भी अन्न मिलता था, और उसका बंटवारा होता था। दूसरा मसाहत। मसाहत में क्या होता था, भूमि की पैमाइश की जाती थी, और उसी पैमाइश के आधार पर राजस्व का निर्धारण होता था। ये किसने प्रारंभ किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। तीसरा आता है मुक्ताई। मुक्ताई ये दोनों की, बटाई और मसाहत, इन दोनों की मिक्स प्रणाली थी, जिसमें बटाई और मसाहत दोनों का समन्वय था। आगे बात करते हैं कुछ मुख्य तथ्यों की। जो भू राजस्व के दूसरे भी तरीके थे कर वसूलने के। पहला
जक़ात। तो जक़ात कर क्या था? मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर था, जो उनकी कुल आय का कितना परसेंट? 2.5% होता था। दूसरा, हिंदुओं पर जजिया कर वसूला जाता था, गैर मुसलमानों पर सुरक्षा कर था। इसे अदा करने के बाद ये अपने धर्म का पालन कर सकते थे। यदि जो कोई भी जजिया कर नहीं देता था, वो अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता था। इसलिए धर्म का पालन करने के लिए आपको जजिया कर देना ही पड़ता था। तो इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको धिम्मा कहते हैं। अब बात करते हैं हम व्यापार कर की। तो व्यापार कर गैर मुसलमानों पर 5% था और मुसलमानों पर 2.5% था। यहाँ पे एकता व्यवस्था जो हमने ऊपर पढ़ा था, इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? तो वो था सियासतनामा। किसकी, कौन थे इसके लेखक? तो इसके लेखक थे निजामुल मुल्क। बात करें एक लोक निर्माण विभाग, जो फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण किया था। 100 गांवों की देखरेख करने वाला जो व्यक्ति था, उसको अमीर ए सदा कहा जाता था। आगे बात करते हैं जो सैन्य व्यवस्था में जो भी इन्होंने तरीके ढूंढे, उसमें था एक मंगलिक और एक था अर्राट। ये बारूद की सहायता से गोला फेंकने की मशीनों को कहा जाता था, मांगलिक और अर्राट। सल्तनत काल के प्रमुख सिक्कों की हम बात करें तो उस टाइम पे चांदी का टका और दूसरा ससगनी, तो तांबे का जीतल और दिरहम यहाँ की प्रमुख सिक्के थे। और इसी से व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाने लगा। अब बात करते हैं हम दिल्ली सल्तनत में कालीन का जो स्थापत्य था, क्या क्या था। कुतुबुद्दीन, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हाँ, 4 जगह का नाम दे दिए, 4 मीनारों का या 4 स्थापत्य का नाम दे दिया और उनका बोल दिया कि हाँ इनका क्रम लगाओ कि हाँ कैसे कैसे इनका क्रम है। ठीक है, तो इस वजह से तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनाया? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। उसी के बगल में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया और राय दिन का झोंपड़ा अजमेर में बनवाया। कुतुब मीनार से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे इसका निर्माण जो शुरू किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। समर्पित किसने किया? जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई तो समर्पित इल्तुतमिश ने किया था। किस पर आधारित था? ये ईरानी पद्धति पर आधारित थी। किससे प्रेरित थी? तो ये अफगानिस्तान की एक जाम की मीनार है अफगानिस्तान में, उससे प्रेरित थी। किसकी स्मृति में बनाया गया? तो ये बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया। इसमें लाल और बलुआ पत्थर, लाल और भूरे पत्थर से निर्माण किया गया है। इसमें 5वीं मंजिल की हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने जोड़ी थी। अब यदि हम देखा जाए तो कुतुब मीनार के निर्माण करने वाले कौन कौन से शासक थे या इसमें योगदान देने वाले? तो एक हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा हो गया इल्तुतमिश और तीसरा हो गया फिरोज शाह तुगलक। इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो 71.4 मीटर या 234 फीट है। आगे देखते हैं इल्तुतमिश ने क्या किया। इसने बनवाया नसरुद्दीन का मकबरा। ये आपका नसरुद्दीन का मकबरा है, खोजे शमसी तालाब दिल्ली में बनवाया। यह मकबरा कहाँ है? दिल्ली के बसंत कुंज में मेहरौली महिपालपुर रोड पर स्थित है। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद 1231 में इस मकबरे का निर्माण कराया था। सुल्तानगढ़ी में नसरुद्दीन मोहम्मद के अलावा इल्तुतमिश के 2 अन्य बेटों की कब्रें भी यहाँ पर स्थित है नसरुद्दीन के मकबरे में। मकबरे में एक प्रांगण है, ये जब चारों तरफ फैला हुआ ये प्रांगण दिखा रहा है। स्तंभ युक्त मठ है और आगे मेहराबदार ये दिख रहे हैं, मेहराबदार खिड़कियां हैं जो सल्तनत युग की वास्तुकला की याद दिलाती। आगे बात करते हैं बलबन। बलबन का मकबरा, ये आ गया बलबन का मकबरा। इसमें वैज्ञानिक पद्धति से सबसे पहले वास्तविक मेहराब का प्रयोग किया गया। मेहराब कुछ ज़्यादा स्पेशल ये नहीं है, इस तरीके की मेहराब थी, इसी को मेहराब बोलते हैं। आगे बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया, जिसमें प्रथम वैज्ञानिक गुंबद का प्रयोग हुआ। तीसरा श्रीनगर दिल्ली और होजे खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो गयासुद्दीन का मकबरा और पुराना किला। आगे मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो एमबीटी ने जहांपना नगर की स्थापना की, 12 खंबा नगर और निजामुद्दीन का मकबरा। आगे बात करते हैं फिरोजशाह तुगलक। तो फिरोजशाह तुगलक ने कोटला फिरोजशाह का निर्माण कराया, फिरोजशाही मदरसे का भी निर्माण कराया, खाने जहां तेलंगनी मकबरा है ये। तो ये अष्टभुजी मकबरा है। अब बात करते हैं लोधियों के काल की। तो लोधियों के काल में सिकंदर लोधी ने लोधी गार्डन बनाया, जिसमें दोहरे गुम्बद का प्रयोग किया गया।
इसी के अंदर बहलो लोधी का भी मकबरा और बड़े खां और छोटे खां की समाधि भी इसी में दी गई है। आगे बात करते हैं इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने सिकंदर लोधी का मकबरा बनाया। अब बात करते हैं जो दिल्ली सल्तनत में नए नव सृजित जो विभाग थे और उनके मंत्रियों की। तो ये आ गया आपके मंत्री, को इस नाम से जाना जाता था, ये मंत्री और विभाग। दूसरा इनका विभाग ये था जो हिंदी में बोलते हैं। पहला दीवान इस्तेहाक, पेंशन विभाग था। दीवान बंदगान, फिरोजा तुगलक ने बनाया था, दास विभाग। दीवान खैरात, ये भी फिरोजा तुगलक ने बनाया। वकील दर, सुल्तान की व्यक्तिगत देख रेख करने वाले व्यक्ति को वकील दर कहा जाता था। बरीद मुमालिक, गुप्तचर विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी था उसको बरीद मुमालिक कहा जाता था। काजी उल कजात, जो न्याय विभाग में जो सर्वोच्च अधिकारी था उसको काजी उल कजात कहा जाता था। सद्र उल सुदूर की बात करें तो ये धर्म एवं दान विभाग का हेड होता था। आरिज मुमालिक, या इसको दीवाने अर्ज भी बोलते हैं, दीवाने अर्ज। इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बलबन ने, सैन्य विभाग की। खजीन की बात करें तो ये कोषाध्यक्ष था। मजूमदार की बात करें तो जो उधार दिए गए धन का हिसाब किताब रखता था तो उसको मजूमदार कहते थे। आगे बात करें मुसरिफ ममालिक, तो मुसरिफ ममालिक उसको कहते थे जो प्रांतों से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। ये हो गया आपके, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। यहाँ पे एक शब्द आता है, जब यहाँ पे तकनीकी परिवर्तन हुए तो तकनीकी परिवर्तन में एक वर्ड आता है रहट, या इसको अर्घट भी बोलते हैं। तो ये क्या था? इसने इससे पंजाब के क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा दिया। सिंचाई होती थी। अर्घट का मतलब है कि कुएं से पानी निकालने की तकनीक को ही रहट या अर्घट कहा जाता है। ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ के दिल्ली सल्तनत में जो व्यापार होता था, व्यापार वाणिज्य को इन्होंने बढ़ावा दिया। तो आयात निर्यात भी किया जाता था। तो यहाँ के आयात और निर्यात की हम बात करें तो आयात इस टाइम पे क्या होता, मतलब भारत से यदि आयात होता, यदि भारत में आयात ये लोग करते थे तो क्या करते थे? अरबी घोड़े, सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए मंगाते थे। दूसरा शीशे की बनी वस्तुएं, वस्तुएं। और बात करें तो सोना चांदी, सोना चांदी, चीनी मिट्टी के बर्तन। और बात करें तो दास दासी, हिंदू मुस्लिम दोनों ही दास रखते थे। निर्यात की बात करें तो निर्यात में लोहे और तांबे की वस्तुएं, सूती और रेशमी वस्त्र, हाथी दांत की वस्तुएं। ये हो गया आपका व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य की बात करें यहाँ के समाज की, समाज में हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते थे। हिंदू और मुस्लिम। तो हिंदुओं की बात करें तो इष्ट वही जो पहले से वर्ण जाति अपने स्वरूप में बने हुए, बाल विवाह प्रचलित था, सती प्रथा विद्यमान थी, और इस टाइम पर विधवाओं की दयनीय स्थिति। मुस्लिमों की बात करें तो मुस्लिम में दो आते थे। मुस्लिम भी दो भागों में वर्गों में बटे होते, एक था अशरफ, अशराफ, और दूसरा था अजलाफ। अशरफ वो लोग थे जो यानी उच्च प्रतिष्ठित मुसलमान अशरफ कहलाते थे, और अजलाफ ये निम्न जाति के जो उच्च जाति के जो अशरफ थे ये अजलाफ लोगों से नफरत करते थे, इनको हीन मानते थे। बात करें तो दास प्रथा इस टाइम पे विद्यमान थी समाज में। इस दास प्रथा की बात करें तो दो थे,
जो शाही दास थे, जैसे किसी को हराया तो शाही दासों को, और दूसरा जो सामान्य दास थे, तो सामान्य दासों को यहाँ पर बुर्दा कहा जाता था, और शाही दासों को बंदा कहा जाता था। तो ये हो गई आपकी प्रशासनिक व्यवस्था। यदि यहाँ पे शिक्षा प्रणाली की बात करें दिल्ली सल्तनत में, तो हिंदुओं के तहत हिंदुओं में शिक्षा टोल और पाठशालाओं में प्रदान की जाती थी। ठीक है। मुस्लिम की बात करें, मुस्लिम में मकतब और मदरसों में शिक्षा दी जाती थी। एक तो जैन, तो जैन कहाँ पर शिक्षा देते थे, इनका भी कोई होगा जिस जहाँ पर ये शिक्षा प्रदान करते थे, तो जैनियों द्वारा मठों में शिक्षा दी जाती थी। ये हो गया आपका दिल्ली सल्तनत कंप्लीट। अगली वीडियो आएगी आपकी विजयनगर साम्राज्य पर, और विजयनगर साम्राज्य के बाद में हम इसके जो भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन होंगे दिल्ली सल्तनत, इसकी राजनीतिक व्यवस्था और विजयनगर साम्राज्य से, वो सारे क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और सब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, जिससे आपको वीडियो का लिंक जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। और सुझाव भी दो कि हाँ वीडियो हम क्लास में क्या नया अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू।